अब आ रही है आवाज? जी जी। Okay, ji, Assalamu alaikum. We are live from FAST Faisalabad's Facebook page. I am Moise Ismail. I'm a faculty member at FAST Faisalabad campus. With me are Dr. Aftab Ahmed Maroof, the director of the FAST Faisalabad campus, and along with him is Dr. Shahzad Sarfaraz. He is the head of department of the computer science. We'll be taking your admission-related queries, and we will be discussing the education system in perspective of this global pandemic. Before we begin taking questions, I would request Dr. Aftab to talk about the journey of this campus. He, being the founding director of this campus, can explain it very well. Over to you, Dr. Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज बहुत से नौजवानों से बात करके। ये कैंपस जो है ये 2012 में शुरू हुआ था, अब 8 साल हो गए हैं और मैंने ही इसकी दाग बेल डाली थी और उस वक़्त जो है वो हमने 2011 में इसकी ज़मीन वगैरह ख़रीदी और 12 में इसकी तामीरात हुई और सितंबर 2012 में क्लासेस हमने पहला सेशन शुरू किया कंप्यूटर साइंस और बीबीए का और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। ये चल रहा है और बड़े शान शौकत के साथ और बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और बेहतरीन फैकल्टी है। इस वक्त हमको 11 के करीब कंप्यूटर साइंस में PhDs हैं और 6 जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhDs और बाकी फैकल्टी मेंबर और भी हैं। इसी तरह से बिजनेस में भी हमारे पास 2 PhDs हैं और 2 की PhD तकरीबन इस माह और मुकम्मल हो रही है इंशाल्लाह। तो जो कैंपस है ये अब तक इसके 5 बैच जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट कर चुके हैं और 5 ही प्रोग्राम MS के जो हैं वो ग्रेजुएट कर चुके हैं। इस दफ़े अब तक जो इस दफ़े जो बैच ग्रेजुएट करेंगे 5वें होंगे अभी महीने 2 में जो इंशाल्लाह इस सेमेस्टर की कंक्लूजन पर। और इसके अलावा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास रेगुलर अपडेट्स होते हैं। हर साल हम पुराने मशीनों को डिस्कार्ड करते हैं, नई मशीनें खरीदते हैं और फैकल्टी की ट्रेनिंग और उसमें नया ब्लड शामिल होना, हर दफ़े नई रिक्रूटमेंट होती है। अभी भी हमने इस वक्त जो है वो 3 PhDs हायर किए हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह इस सेमेस्टर के शुरू में। दे आर एट द मोमेंट अब्रॉड, एज सून एज दे कम होम एंड दे विल ज्वाइन इंशाल्लाह। और कैंपस में बड़ी भरपूर किस्म की सोशल लाइफ है, स्टूडेंट्स की लाइफ है और जो है वो भरपूर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इंशाल्लाह। और बड़ी रवायात जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और बड़ा माहौल है जिसमें लोगों की सोशल, समाजी, एटिकेट्स, हर तरह की तरबियत भी होती है, सीखना भी होता है, नॉलेज ट्रांसफ़र भी होता है और बड़ा एक कंड्यूसिव माहौल है पूरे कैंपस में जो हमने मेंटेन किया है। इस वक्त जो कैंपस है वो 22 एकड़ पर मुहित है और इंशाल्लाह इसमें इजाफा हो रहा है। 2 मेन जो है वो ब्लॉक्स हैं एकेडमिक्स और इसके अलावा एक हॉस्टल फैसिलिटी है जिसमें अब गुंजाइश ऑलमोस्ट निल है। तो इस दफ़े जो नए एडमिशन्स होंगे शायद हम उनको हॉस्टल देने में हमें दिक्कत होगी, हम हॉस्टल ना दे सकें क्योंकि जो अगर जो है कोविड-19 की सिचुएशन में हमें डिस्टेंसिंग करनी है तो वो जो पुराने रेजिडेंट्स हैं मुश्किल से वही हो सकेंगे। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। शहर में, फैसलाबाद में और चिन्योट में हर पॉइंट से जो है वो हर इम्पोर्टेंट पॉइंट से बसों का बेड़ा है जो कि लेके आता है लोगों को और शाम को वो वापस छोड़ता है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर और इस तरीके से ये कैंपस ऑपरेट होता है। हमारे पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 15 बसें हैं और इसके अलावा और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है चूँकि ये मेन रोड के ऊपर वह है। मेन जो फैसलाबाद सरगोदा रोड है उसके ऊपर मेन रोड पे वापस वाबस्ता है
24 आवर सारी हर तरह की ट्रांसपोर्ट भी मुयसर है। और जो अदारा होता है, कोई भी तालीमी अदारा, उसमें जो ट्रेडिशंस हैं, जो रवायात हैं, वो बहुत अहम होती हैं। हमारे बड़े रेगुलर अंदाज में सेमेस्टर शुरू होते हैं, रेगुलर अंदाज में कंक्लूड होते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि करिकुलम जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ाए जाएं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल हों और हर तरह से जो है लोगों की इल्मी तौर पर और अमली तौर पर दोनों लिहाज से उनकी पूरी ट्रेनिंग हो। इखलाकी ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाता है और समाजी ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाता है। हमारा जो मकसद है अदारे का, वो इस इलाके में जो है एक ऐसा अदारा कायम करना था जो कि एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज़ लोगों को प्रोड्यूस करे, जो कि ना कि अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट हों, बल्कि अच्छे शहरी भी, और वो लोगों में मुस्बत रवायात जो हैं उनके वो अलमबरदार हों और उसमें जो है माशरे की भलाई के लिए सोचें और कंट्रीब्यूट करें। और इंशाल्लाह अब तक जो हमारे ग्रेजुएट हुए हैं, 4 बैच ऑलरेडी और 5वां इस दफ़ा हो रहा है, तो हमें जो फीडबैक इंडस्ट्री से मिलती है वो यही है इंशाल्लाह कि जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो मॉरली भी साउंड लोग हैं और टेक्निकली भी वो दे आर एट पार विद एनी अदर ग्रेजुएट ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मीद है कि आप लोग जो इस दफ़े आ रहे हैं, आपके आने से भी कैंपस में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर आफ्ताब। क्वेश्चंस हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। एनसेक ने अनाउंसमेंट की थी कि जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी के अंदर बायोलॉजी ऑप्ट किया था, वो लोग भी कंप्यूटर साइंस के अंदर इस दफ़ा एडमिशन ले सकते हैं। 2019 तक वो एडमिशन नहीं ले सकते थे, उनको मैथमेटिक्स का कोर्स पहले पढ़ना पड़ता था एलिजिबल होने के लिए। तो डॉक्टर सिराज, क्या इस साल हमारी यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बिल्कुल, इस साल से फास्ट फैसलाबाद कैंपस जो है ये भी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहा है। उसके लिए हमने एक पूरी बोर्ड ऑफ स्टडी और एकेडमिक काउंसिल के थ्रू ऑलरेडी जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो अप्रूव करवा ली है। उनके लिए एक सेपरेट ट्रैक रखा गया है जिसमें उन बच्चों को ट्रेन करके उनकी जो डेफिशिएंसी है मैथमेटिक्स की वो पूरी करवा के उनको सेकेंड ईयर में बिल्कुल उसी तरह जो बाकी स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग करके आए थे उनके साथ मिला दिया जाएगा। सो 1 ईयर थोड़ा सा उनके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन सेकेंड ईयर से जो है वो बिल्कुल उनके साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, सो तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स एडमिशन क्राइटेरिया से हटाने का मतलब ये नहीं कि डिग्री में उनकी मैथ्स की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, डिग्री में उनको वैसा ही मैथ्स पढ़ना पड़ेगा जो कि बाकी स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं। उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। उसमें हम भी इंटरनली उन लोगों को कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो इंटरमीडिएट का मैथ है वो अपने तौर पर भी पढ़ सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि 1 साल के अंदर अंदर उनको एड मैथ का इम्तिहान बोर्ड का पास करना है। वो अगर कर लेंगे एंड दे विल कंटिन्यू, बस ऐसा है। क्योंकि वो एड मैथ जो है वो आम तौर पर होता यह है कि पहले एडिशनल मैथ करने में 1 साल ज़ाया हो जाता है, अब वो साल बच जाएगा, दाखिला उनका हो जाएगा, मैथ वो पढ़ेंगे, हम भी इंटरनली कुछ उसमें हेल्प करेंगे, वो एक्सटर्नली भी ले सकते हैं। असल जो है वो है कि वो एट द एंड ऑफ द डे उनको एड मैथ का एग्जाम जो है वो बोर्ड का पास करना है 1 साल के अंदर। थैंक यू सर। Aksa Gani has a question for us that are self seats available for masters in computer science? कैसी सीट्स? सर सेल्फ पे सीट्स अवेलेबल हैं जो कि आगे फाइनेंसेस और दे के मिलती हैं। जी उसमें बेसिकली हमारे पास फास्ट में जो है सेल्फ फाइनेंस पे कोई भी सीट्स नहीं है, सारी सीट्स ओपन मेरिट पे हैं। सो ऑल स्टूडेंट हैव टू कम्पीट। ओके, तो उनको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा और अगर वो मेरिट पे फॉल करते हैं तो तभी हम उनको एडमिशन ऑफर करते हैं। सेल्फ में हमारे पास, जहाँ तक मुझे पता है, हमारे पास बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी सेल्फ पे कोई सीट्स नहीं होती, सिर्फ मेरिट के ऊपर ही आप फास्ट में आ सकते हैं। जी फास्ट के अंदर जो है वो कोई भी स्पेशल कोटा भी नहीं है और सेल्फ फाइनेंस की सीट नहीं है, प्योर मेरिट पे एडमिशन होता है और कोई भी किसी किस्म का स्पेसिफिक कोटा नहीं है।
लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की सिचुएशन को कंसिडर रखते हुए फास्ट बोर्ड ने जो है वो अप्रूव किया है, जो हमारे हायर फोरम है उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा से जो है वो एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, जो नहीं बच्चों नहीं, की वो डॉक्टर साहब अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन टेस्ट नहीं है, एमएस का अंडर ग्रेड में जो है वो एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, और इसलिए जो है उनकी एफएससी की और मैट्रिक की परफॉर्मेंस की बेस पर जो है वो उनको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें डेफिनेटली जो है वो टेस्ट होगा, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 CGPA जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एडमिशन लेने के लिए, एंड सिमिलरली जो BS की वेटेज है वो 40% होगी, और जो हमारा टेस्ट होगा उसकी 40% वेट होगी। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, लेकिन अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए जो है वो इस दफ़ा हम एडमिशन टेस्ट नहीं लेंगे। हमारे टेस्ट की मेरा 60% है और प्रीवियस रिकॉर्ड की 40% है। उसमें ये है कि ये जहन में रहे कि जो एडमिशन टेस्ट होता है वो आपकी जो प्रीवियस डिग्री है उसके लिहाज से होता है। वो उसमें अगर MS कंप्यूटर साइंस है तो जो BS कंप्यूटर साइंस के जो कोर कोर्सेज हैं उनकी बेस पर होता है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बेस पर होता है। तो इसी तरह से MBA है तो MBA के जो कोर कोर्स है, BBA के जो कोर कोर्सेज उनकी बेस, तो जो भी डिग्री है हायर उसके प्रीवियस डिग्री के जो कोर कोर्सेज है उसकी बेस पर, और बाकी इंग्लिश वगैरह मैथ थोड़ा बहुत वो सारा कुछ होता है, लेकिन मेन जो है वो डिपेंडेंट पिछली डिग्री के कोर कोर्सेज पर होता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब है अक्सर अगर आपको अपने एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो फिर आपने जो अपने बैचलर्स के अंदर कोर कोर्सेज पढ़े थे उन कोर्सेज की आपको एक दफ़ा रिवीजन करनी होगी अच्छा टेस्ट देने के लिए। हमारे वेबसाइट पे अगर जाएं तो वहां पर वो कोर कोर्सेज की लिस्ट लगी हुई है कि जिनको हम कोर कोर्स BS के कहते हैं। जिसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊं, बल्कि जो सैंपल टेस्ट हैं और वो भी वहाँ पे जो है वो वेबसाइट पे दिए हुए हैं। थैंक यू सर। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कमेंट्स के अंदर लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि अक्सर वहाँ से देख के सैंपल टेस्ट भी हमारा देख सकें टू बेटर गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। Manal Saqib has another question. Is software engineering recognized by HEC in the Jannat Faisalabad that the Jannat Faisalabad campus is offering? जी बिल्कुल, बेसिकली HEC ने एक गाइडलाइंस जारी की हुई हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट करने से पहले आपने हमसे NOC लेना है। सो कीपिंग इन व्यू इसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कह सकते हैं कि एक्रीडिटेशन जीरो विजिट, एंड वी अप्लाइड फॉर द जीरो विजिट, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वी हैव बीन ग्रांटेड फॉर द एक्रीडिटेशन टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, और उसमें हमें बिल्कुल अप्रूव होने के बाद हमने ये अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए। So in short, our software engineering program is accredited by HEC और NSEC ने उसकी परमिशन दी हुई है। थैंक यू डॉक्टर साहब। NSEC का बता दें कि NSEC क्या है? बेसिकली NSEC इज नेशनल कंप्यूटिंग एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो कि कंप्यूटिंग काउंसिल है जो कि कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन से रेलेवेंट जितने भी प्रोग्राम्स है उसकी जो जांच पड़ताल करके उसकी प्रॉपर मंजूरी देती है, परमिशन देती है, और सिमिलरली जब वो बैच अपनी रनिंग पोजीशन में होते हैं और उसके बाद फिर वो आके दोबारा से आपकी फैकल्टी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके क्लासरूम, आपकी लैब्स और जितनी भी ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं उसको एवेलुएट करके फिर उस बैच को एक्रीडेट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आवर रिसेंट बैच जो है वो भी एक्रीडेटेड है, और सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट बैच था 2012 का वो भी एक्रीडेटेड है। सो वी आर डूइंग ऑल आवर बेस्ट कि जो भी नेशनल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है HEC की एंड सिमिलरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी हम मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। फैजान मुगल का क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई ऐड सेकंड प्रेफरेंस ऑफ कैंपस? फैजान इज आस्किंग हाउ कैन आई। यस सर। सेकंड प्रेफरेंस तो कैंपस के लिए नहीं है। आप जिस कैंपस के लिए भी आप अप्लाई करना चाहें आप करें। जब आपका एडमिशन का जब रिजल्ट आएगा तो उसी वक्त आपको साथ बता दिया जाएगा कि आपका अगर तो जो आपका डिजायर्ड कैंपस उसमें एडमिशन हो गया फाबिहा,
اگر فرض کیا وہاں نہیں ہوا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس کس دوسرے کیمپس میں داخلہ لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں، اس وقت آپ کو بتا دیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جب آپ کوئری کریں گے نا اپنا رزلٹ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ بھی انفارمیشن آپ کو مل جائے. فیضان، میں بھی فاسٹ کا ہی الومنائی ہوں، تو آپ کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کیمپس پریفرنس آپ نے وہ رکھنی ہے جہاں پہ آپ کا دل ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے. تو مطلب آپ نے ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ آپ نے نہیں دینی، اس کے لیے تیاری کریں. تھوڑا سا آپ کا میرٹ کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ نے کسی لاہور کیمپس میں سپوز جانا ہے، اسلام آباد میں جانا ہے، پشاور میں جانا ہے، تو اس کے میرٹ کے حساب سے آپ کو وہاں پہ تیاری کرنی ہوگی. لیکن چونکہ اس دفعہ جو آپ کا میرٹ ہے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ کی بیسس کے اوپر نہیں ہے، وہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن کے اوپر ہے، تو اسٹل آپ کے جو سا جنرل جو میرٹ کے فال ہے وہ آلموسٹ سیم ہی رہے گا ہمارے پاس. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاسٹ ایئر جیسا ہی ٹرینڈ آئے گا. تو میک شیور کہ جہاں پہ بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کے مطابق آپ کے پاس مارکس بھی ہوں. اوکے، عائشہ ندیم ہیز اے کوسچن دیٹ وٹ از یور کرائٹیریا فار نیڈ بیسڈ اسکالرشپس. سر جو ہم فائنینشیل اسسٹنس آفر کرتے ہیں فاسٹ میں، اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اور اس پہ انہوں نے پوچھا تو نہیں ہے لیکن فار ہر انفارمیشن ہم اس کے لیے کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جب آپ ابھی ایڈمیشن کی اپلیکیشن دیں گے آپ ساتھ ہی اپلائی کریں گے، وہاں پر فارم اویلیبل ہے یا نہیں تو ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. آپ وہ ابھی اپلائی کریں گے، ساتھ اس کے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ لسٹ آف تھنگس ہے، جیسے آپ کے گھر کا بجلی کا بل ہے یا آپ کے باقی جو ہے ذرائع آمدن آپ کے خاندان کی کیا ہے، وہ ساری پوری لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ساتھ مانگی گئی ہے، وہ آپ ساتھ پرووائڈ کریں گے. اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ایڈمیشن دینے سے پہلے ہی کوئی ڈیسیژن ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کتنی جو ہے فائنینشیل اسسٹنس ہم آفر کر رہے ہیں. فائنینشیل اسسٹنس جو ہے یہ نیڈ بیسڈ ہے. نیڈ بیس سے مراد یہ ہے کہ جو بچے کی جو فیملی ہے وہ اس فیس کو افورڈ نہیں کر سکتی ان کے جو موجودہ ذرائع ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جو کہ سرکاری طور پر کہیں ملازم ہیں اور گریڈ 15 یا 16 کے وہ ملازم ہیں اور ان کی 20-25 ہزار منتھلی تنخواہ ہے، 4 بچے ہیں، ایک فیم اور وائف ہے، اور یہ 6 افراد کا کنبہ ہے. تو ظاہر بات ہے چھوٹے بچے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے فیئرلی اندازہ ہوتا ہے کہ اس انکم میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو انکم ہے، بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی زمین ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی کرائے والی دکانیں ہوتی ہیں، ان سے انکم آ رہی ہوتی ہے. ایک بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گیا، وہاں سے کوئی انکم آ رہی ہے، یا میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، تو مختلف طرح کی صورتیں ہیں. تو اس فارم میں ٹوٹل ڈسکلوجر ہوتا ہے آپ کے ذرائع آمدن کا اور آپ کے اخراجات کا، اور جو ایسٹس ہیں، کوئی زمین ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کیا کیا کچھ ہے، تو وہ آپ ڈسکلوز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے، اب ویسے تو فزیکل انٹرویو ہوا کرتا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کا جو ہے آن لائن انٹرویو جو ہے نا وہ کرنا پڑے. اور انٹرویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے وہ صحیح ہے، سچ پہ مبنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم کیمپس جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہمارا جو فاسٹ جو فاؤنڈیشن ہے وہاں یونیورسٹی ہیڈ آفس کو بھیجتا ہے اور وہ اپروو کرتے ہیں کہ کسی فرد کو کتنی جو ہے وہ فی کا ایکویلنٹ، مثلا 50%، 1/4، 1/3 کتنی جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس یونیورسٹی نے دینی ہے، اور باقی جو فی کا جو بوجھ ہے وہ فیملی نے خود اٹھانا ہے. تو یہ بتایا جائے گا آپ کو، اگر ایکسیپٹیبل ہوگا تو آپ داخلہ لے لیں گے، اور یہ اس طرح سے ہوگا. جی اپلائی تھینک یو ابھی ڈاکٹر صاحب. سر فاسٹ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے، تو فائنینشیل اسسٹنس کے تقریباً کتنے فنڈز ہم ہر سال ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھو جی، پچھلے سال جو ہمارا جو چنیوٹ فیصل آباد کیمپس تھا، اس کا 4.5 کروڑ روپیہ اس میں کنزیوم ہوا پچھلے 1 سال میں. اور اب تک جو ہے جب سے یہ کیمپس بنا ہے، ہم نے چونکہ شروع میں تو اسٹوڈنٹس کم تھے، آہستہ آہستہ بڑھے، میرا خیال ہے ہم 20 کروڑ سے زیادہ اب تک جو ہے وہ
फाइनेंशियल असिस्टेंस दे चुके हैं। और इस दफ़ा जो पिछले साल वाले थे फंड 4.5 करोड़, मेरा ख्याल है उससे थोड़े ज़्यादा ही हैं जो इस दफ़ा बजट में रखे गए। Thank you, Dr. Saab. That is definitely a huge number. Hamza Sheikh is asking on what criteria are we selecting our students for this year's admission. Hamza, iska question ka answer ho chuka hua hai, lekin I still repeat it. If you're looking for an admission in the bachelor program, you would be evaluated on the basis of your past academic record that would include your matriculation marks and your intermediate marks. But if you are applying for a graduate program, you would still have to give an admission test. I hope your query is answered. Another question, the same, it was repeated before. Sheikh Usman Ahmed is asking if pre-medical admissions can take admission in BSCS, and SAC has announced it. Yes, Usman, you can, if you are a pre-medical student, you can apply for it. So Aisha Nadeem has a question. She's asking what are the bus charges for Chinod Faisalabad campus that are operating maybe in Faisalabad. Before I move the question to Dr. Aftab, Aisha, we are offering transportation services in Faisalabad and Chinod as well. I'm right, Dr. Aftab? जी जी, उसमें यह है कि हमारे पास 14 बसेस का एक फ्लीट है जो कि फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ रूट्स हैं जिनसे कि तकरीबन जो है ना वो चलती हैं बसें। एक बस जो है वो चिन्योट की तरफ से ऑपरेट करती है जो कि आगे चिनाब नगर तक बाहर सड़क पे जाती है और वो फिर सारा रूट कवर करके तो आती है, और इस तरफ जो है वो शहर के मुख्तलिफ जो कार्नर्स हैं वहाँ से वो शुरू होती हैं और वो सारा शहर कवर होता है उससे। Thank you, sir. So the original question was कि what are the charges for the buses? देखें, वो ये जो है बसेस वाला मामला, ये हमारा को कारोबार नहीं है, ये जहन में रखें। हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर चलाते हैं और हम सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं। बसें जो हैं हमारी अपनी ज़ाती यूनिवर्सिटी की मलकियत तो 2 बसें, बाकी हमने सारी रेंट पे ली हुई हैं ट्रांसपोर्टर से। तो जो बसें हैं जो किराया होता है वो उस तरह से होता है कि उनका खर्चा निकल आए और हम आपसे बच्चों से पैसे कलेक्ट करके तो उनको दे देते हैं, मंथली बेसिस पर होता है। और हमारा कोई ना उसमें कोई मुनाफा है ना कोई स्टेक है, हमारी सिर्फ ये स्टेक है कि बसें टाइम से चलें, कंफर्टेबल हों और टाइम से वो सेफ्टी के साथ हों और कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इशू ना हो। और ट्रांसपोर्टर के साथ हमारा ये भी मुआहदा है कि अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो वो इमीडिएटली बस जो है वो अल्टरनेट बस वगैरह वो हमें प्रोवाइड करेगा। बाकी हमारी जो बसें हैं उन पे हमारा अपना स्पेसिफिक कलर पेंट है, उन पे हमारा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है, वो सारा कोई लोगो शोगो हमारा उस पे लगा होता है। Thank you, sir. Manal Saqib has a question. This is her second question, I guess. What is the complete fee structure this year? ऐसा है कि एक तो फी स्ट्रक्चर वहाँ पर दिया हुआ है जो कि हमारी वेबसाइट पे है, जो कि इस कोविड-19 के आने से बहुत पहले जनवरी में वो तय हुआ था नॉर्मल सिचुएशन के लिहाज से, और वो अभी भी वहाँ वही है। हम लोगों ने कैंपसेस ने ये अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी लिख कर की थी और दूसरे कैंपस के डायरेक्टर्स ने भी, कि जो मुल्क में इस वक्त फाइनेंशियल बहरान है, एक बीमारी की वबा है, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन है, हमारे अपने कई स्टूडेंट्स भी मुतासर हुए हैं, उनकी फैमिलीज भी मुतासर हैं और बहुत फाइनेंशियल एक किस्म का अपहीवल है। तो हमने रिक्वेस्ट की है अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर से, क्योंकि फास्ट जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 15 अफराद का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर चलाता है जिनका अपना कोई मुनाफा नहीं होता, ना वो सैलरी लेते हैं, वो फी सबिलिल्लाह इसको लुक आफ्टर करते हैं और वो जिनको कहें कि वो जो है वो वॉलंटरी इसको देखते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, नामी ग्रामी जो अचीवमेंट वाले लोग हैं, उनकी कोई ज़ाती मलकियत नहीं है ये फास्ट, तो वो 3 साल की मुद्दत के लिए आते हैं, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो सूरत हाल है फाइनेंशियल पूरे मुल्क की, इसके तनाज़र में वो जो फ़ी में इंक्रीज़ का जो फैसला हुआ था उसको रिकन्सिडर किया जाए।
تو یہ جو منڈے آ رہا ہے انشاءاللہ منڈے کو میٹنگ ہے بورڈ آف گورنرز کی، اور اس میں امید ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ مان لی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹرو آنسر چاہتے ہیں تو منڈے شام تک انتظار کریں، تاکہ موجودہ آنسر تو وہی ہے جو وہاں لگی ہوئی ہے فی، لیکن ہم امید ہے کہ وہ چینج ہو جائے گی، جو کہ منڈے کی شام کو آپ کو اس کا کلیئر آنسر ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. منال، آپ اپڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ بھی دیکھ سکتی ہیں. وہاں پہ ایڈمیشنس کے اندر وہاں پہ فیس اسٹرکچر بھی اویلیبل ہے. آپ وہاں سے منڈے کو دوبارہ سے اپڈیٹ دیکھ سکتی ہیں. مین وائل آپ نے ہمارا فیس بک پیج لائک کر لیں، وہاں پہ بھی ہم اپڈیٹ دے دیں گے. اور یو کین ایون ان باکسز. آپ کو ایک کمپلیٹ ایک فگر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جو ڈگریز ہیں، جو انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں، گریجویٹ پروگرامز ہیں، ان کی جو فی ہے پر سیمسٹر وہ ویری کرتی ہے، اور وہ کیمپس ٹو کیمپس بھی ویری کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ پلیز پیج پہ ان باکس کیجیے گا. آپ بتائیے گا کہ آپ کون سی ڈگری میں انٹرسٹڈ ہیں، فیصل آباد کیمپس کے لیے آنا چاہتی ہیں، پھر کسی اور کیمپس کے لیے آنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی کیوری وہاں پہ ریزالو ہو جائے گی. منیش کمار ہیڈ دا سیم کوشچن. انہوں نے بھی فی چارجز کے بارے میں ہی پوچھا تھا. تو آئی ہوپ منیش آپ کا کوشچن بھی آنسر ہو چکا ہوا ہوگا. موونگ آن، فیضان مغل از آسکنگ واٹ از دا میرٹ فار BScs in 2020. میرٹ ایز سچ تو اپلیکینٹ ڈٹرمن کریں گے. جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں، دیکھیں ابھی جو آپ کا میرٹ کا جو کیلکولیشن ہے، جیسے بتایا گیا کہ آپ کے میٹریکولیشن کے اور انٹرمیڈیٹ کے جو مارکس ہیں ان کے درمیان 50-50 تقسیم ہوگا. جو پرسنٹیج ہے 50% وہ میٹرک کے مارکس کی پرسنٹیج لی جائے گی، اور جو ہے ادھر سے بھی FSC میں سے بھی. اگر FSC پوری کے اویلیبل نہیں ہے تو جو فرسٹ ایئر کے مارکس ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے، اور اس طرح سے میرٹ ڈٹرمن ہوگا، جو کہ ہر ایک کا فکس ہو جائے گا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو کہ میرٹ پر آ رہے ہیں، یعنی کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اگر بہت زیادہ اپلیکینٹس ہوں گے تو میرٹ اوپر چلا جائے گا، اگر کم ہوں گے تو میرٹ تھوڑا نیچے آ جائے گا. اس لیے بیفور اینڈ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اوکے. فیضان، ہر سال میرٹ ویری کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. نمبر آف اپلیکنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ان اپلیکنٹس کے اپنے مارکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کیسا اسکور کیا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ صرف ایڈمیشن ٹیسٹ پر ان کے فرسٹ ایئر کے مارکس پہ ہوتا تھا. اب چونکہ ان کے فرسٹ ایئر میٹرک کی پرفارمنس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ میٹرک اس سال کیا بنتا ہے. عرفان خان ہے ہمارے ساتھ. ان کا کوشچن ہے کہ ایڈمیشنس کا کیا طریقہ ہے 2020 کے لیے. تو عرفان، میں آپ کو کوشچن کا آنسر خود ہی دے دیتا ہوں. ایڈمیشنس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں nu.edu.pk. وہاں پہ جا سکتے ہیں. ایڈمیشنس کے اندر آپ کو تمام انفارمیشن مل جائے گی. آپ کس ڈگری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کون سے کیمپس کے اندر کون کون سی ڈگریز آفر ہو رہی ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا. اپلائی کرنے کے لیے آن لائن ہی آپ کو سب کچھ فل کرنا پڑے گا. اگر آپ انڈر گریجویٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن فی بھی، جو ٹیسٹ کی فی ہے آپ کو وہ بھی کوئی نہیں دینی. آپ کو گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ہی اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں URL ریپیٹ کر دیتا ہوں: admissions.nu.edu.pk. میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کامنٹس میں آپ کو بھی رپلائی میں وہ آپ کا URL دے دیں تاکہ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکیں. اس دفعہ یہ خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایڈمیشن فی نہیں ہے. دیر از زیرو ایڈمیشن فی دس ٹائم. اٹ یوز ٹو بی، یہ 2000 ہوا کرتی تھی فی کا، تو وہ اس دفعہ وہ جو ہے وہ نہیں ہے انڈر گریجویٹ کے لیے. جی سر، ایک اور کوشچن ہے عزیر شیخ کا. MBA کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ کیوں نہیں ہے. اسکالرشپ تو کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے. اسکالرشپ ہمارے ہاں ملتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بورڈ میں ٹاپ پوزیشنز لیتے ہیں، جو بورڈ کے ٹاپرز ہوتے ہیں، جن کو بورڈ کہتا ہے کہ یہ ہماری جو ٹاپ 3 پوزیشنز ہیں، مثلا CS میں یا میڈیکل میں یا کسی چیز میں یا انجینئرنگ میں، پری انجینئرنگ میں یا کمپیوٹر ICS میں، کسی میں اس نے ٹاپ 3 پوزیشن میں سے کوئی ایک لی ہے، ان کو اسکالرشپ ہوتا ہے. اسکالرشپ ان کا جو ہے وہ 100% ہوتا ہے، 100% فی کے برابر ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط وابستہ ہے کہ یہاں فاس میں پڑھنے کے دوران انہوں نے اپنا
3 CGPA मेंटेन करना है। तो 3 CGPA जो है वो मेंटेन करने का मतलब ये है कि बंदा बहुत अच्छा फोकस तरीके से वो पढ़ रहा है और परफॉर्म कर रहा है। तो तो वो उन लोगों को जो है ना वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस नीड बेस पे है। ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि लायक हैं और उनकी फैमिली उनकी फी को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो पार्टली उनकी फी उनकी फैमिली देती है और पार्टली उनकी फी जो है वो फास्ट फाउंडेशन या यूनिवर्सिटी जो है वो देती है। और वो कर्जे हंसना होता है, और जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे ऑन जॉब होंगे तो आपको वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको वापस करना होता है ताकि वो आगे किसी और जरूरत। ओके सर, थैंक यू। रोजलिन रोज का क्वेश्चन है कि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स एडिशनल मैथ्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। रोजलिन, ये क्वेश्चन पहले यहाँ पे क्यूरी हैंडल हो चुकी है। आंसर यही था कि जो एनसैक की नई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो BScs के लिए अप्लाई कर सकें हैं। एडमिशन लेने के बाद उनको अपने मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर बात है उनको क्लियर करने होंगे, लेकिन वो अब पहले ऐसा होता था कि उनको वेट करना पड़ता था एडमिशन से पहले। अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो एडिशनल एग्जाम्स दिए बगैर इसी टाइम पे दूसरे बैच के साथ FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। राफे शाहिद हमारे साथ हैं। राफे शाहिद हमारे बैच 12 के BScs के ग्रेजुएट हैं, हमारे पायनियर बैच से। तो राफे का क्वेश्चन भी प्री मेडिकल एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में था, तो आई होप राफे तुम्हारा क्वेश्चन भी आंसर हो गया होगा। मूविंग ऑन, हमारे पास हैं उजैद शेख हैं। वो पूछ रहे हैं कि एंट्री टेस्ट की डेट MBA के लिए मुझे 4 अगस्त मिली है, क्या ये टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा? जो भी मास्टर्स के जितने प्रोग्राम हैं इंक्लूडिंग MBA, इंक्लूडिंग MScs, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब के लिए टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू। मनाल का एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि इज इट कंफर्म कि एंट्री टेस्ट नहीं होंगे इस साल? जी मनाल, अंडर ग्रेजुएट के लिए ये डिसाइडेड है कि एंट्री टेस्ट नहीं हो रहे हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए हमारे टेस्ट पिछले साल की तरह ही होंगे। हाफिज अतीकुर रहमान का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि हॉस्टल फीस कितनी है? हॉस्टल फीस जो है वो तकरीबन एक सेमेस्टर के लिए वो 36,000 रुपये के करीब थी पहले, अभी भी शायद उतनी ही होगी। डिपेंड करता है, जब खुलती है तो हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर ये जब हम लेते हैं तो हम इसको ये 6 मंथ किया जाए, समझे 6,000 रुपया महीना है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि हॉस्टल में रहने वाले को ट्रांसपोर्ट क्या चाहिए होती है, असल में ट्रांसपोर्ट ये चाहिए होती है कि जब आप वीकेंड पे घरों को जाते हैं, बसें चलती हैं आपको अड्डों पे उतारने के लिए, जब आपने वापस आना होता है संडे की रात को बसें चलती हैं वहाँ से वापस लाने के लिए, और डेली बसें 2 बसें चलती हैं जो कि शाम में शहर में जाती हैं। आपने कोई खाना पीना हो, खरीदारी करनी हो, हर कोई तो नहीं जाता लेकिन कुछ लोग जाते हैं, वो आज गया कल गया। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ये रेगुलर फीचर है, चूंकि हम शहर से ज़रा फासले पर हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल होती है। खाना उसमें शामिल नहीं है। मेस का जो बिल है वो अलग से बनता है, जितना आप खाएंगे उतने आप पैसे देंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। सैयद साद अली का क्वेश्चन है, द प्री मेडिकल पॉलिसी इज वैलिड फॉर ऑल कैंपसेस और जस्ट सीनियर फैसलाबाद कैंपस? सब कैंपस के लिए वैलिड है, सब जगह पे वैलिड है। ओके सर, थैंक यू। और तमाम अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ना कंप्यूटिंग डोमेन के, सब के लिए है, जैसे डेटा साइंस है, जैसे BSAI है, सब के लिए अलाउड। Okay, so Naveed Bari has a question. If a student doesn't qualify as merit of one campus, may he apply? If he qualifies for the merit of the other campus, will he be offered a seat there as well? श्योर ऑफर होगी अगर सीट अवेलेबल होगी। सीट होने की शर्त है, मसलन पे कि लेट्स से कि हमने सर्टेन नंबर ऑफ सेक्शंस
के हिसाब से वो इनटेक लेनी है, अब वो सीटें पूरी नहीं हुई, अभी गुंजाइश है तो हम ले लेंगे, नो इशू। अब मुनीब शाफी हैज़ अ क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं कि हमारा जो हॉस्टल फैसिलिटी है अभी एक क्वारंटीन सेंटर है टेम्परेरीली, तो जो अगस्त के अंदर हमने क्लासेस स्टार्ट करनी है तो उनकी क्या सिचुएशन होगी? देखे जी कि हॉस्टल जो है उसके बारे में ये जहन में रहे कि जो नए एडमिशन्स हो रहे हैं उनके लिए हॉस्टल की ऑफर करना हमारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। वजह यह है कि हॉस्टल्स में अब सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो जो लोग पहले हॉस्टल में रह रहे थे इसका मतलब है कि अभी हमें उनमें तादाद कम करनी है, तो जो पहले रह रहे हैं हक तो उनका बनता है, तो जो नए आने वाले हैं उनको शायद हम ना अकोमोडेट कर सकें, और जो है जिनको हॉस्टल चाहिए। तो बाकी जो है वो जब वो हमारे हैंड ओवर होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से, ज़ाहिर बात है कि उसकी बड़ी थारो किस्म की डिसइंफेक्शन होगी, सफाइयाँ होंगी, पूरे का पूरा केमिकल से हर तरह से उसकी फ्यूमिगेशन होगी, सारे काम करेंगे, क्योंकि ये बेटे सेहत का मामला है। आप सब जो भी यहाँ स्टूडेंट होते हैं, देयर लाइक आवर ओन चिल्ड्रन, और हम खुद भी, हमारी फैकल्टी भी उधर ही रहती है, तो हम सबको सेहत जो है वो पहली प्रायोरिटी है, एजुकेशन दूसरी प्रायोरिटी। थैंक यू सर। अब्दुल्ला नबीद का क्वेश्चन है कि अगर कोविड-19 की जो सिचुएशन हमारी है, अभी हमारे तालीमी इदारे बंद हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर कैंपस टाइम पर नहीं खुल पाता अगले सेमेस्टर के लिए, तो जो नया बैच आएगा क्या वो भी ऑनलाइन क्लासेस में ही स्टार्ट करेगा? इसमें ऐसा है कि ये मसला सिर्फ हमारे कैंपस का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पर ऑलमोस्ट हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की मीटिंग होती है। अभी ये पिछला जो वेडनेसडे ट्यूसडे गुजरी है, उस दिन उनकी मीटिंग हुई है, बल्कि 2-3 दिन पहले ही हुई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 23 को हुई है, 23 को 2 बजे दिन के, ये 2 दिन पहले हुई है। उसमें भी सारी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा 200 के करीब जो वाइस चांसलर वो मौजूद थे। ये सारे लोग वो हैं जो कि फिजिकल मसाइल से वाकिफ है और वो ये डिस्कस करते हैं, और प्रायोरिटीज भी हैं, लोगों की ख्वाहिशात भी हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो भी है। तो जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं या हायर एजुकेशन की, हम उसके मुताबिक चलेंगे और उससे हम भाग नहीं सकते, तो ये मजबूरी भी है। हम खुद भी चाहते हैं कि सबकी सेहत जो है वो, बाकी कैंपस के अंदर जो इंतजामात करने हैं, आपका कोई हैंड सैनिटाइजेशन है, डिसइंफेक्शन है, रेगुलर बेसिस पे हाथ धोने हैं, हैंड ड्राइंग के बंदोबस्त हैं, ये वो सारा स्प्रे शप्रे हैं, वो हम करते रहेंगे। हर एक को अपना जो है वो अपनी सेहत का हर एक को खुद ख्याल करना है। कैंपस में आएंगे तो होंगे, आएंगे तो मास्क लाजमी होंगे, और ऑनलाइन एजुकेशन की अगर सूरत होगी तो वो भी हमें हायर एजुकेशन कमीशन बताएगा कि अगर हमने किस हद तक ऑनलाइन जाना है, पार्शली जाना है, पूरा जाना है, ये वहाँ पर फैसले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिवर्सिटी खुल जाएगी और बाकी बंद होंगी, या 4 यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी और देखा देखी बाकी भी खुल जाएंगी, नहीं। अब जब ये इतना बड़ा मुल्की सतह पे मसला है तो ये फैसले भी मुल्की सतह पर होंगे और हम उसके पूरी तरह से पाबंद होंगे। तो तलाल अहमद का क्वेश्चन है कि क्या एडमिशन लेने के बाद कैंपस ट्रांसफ़र हो सकता है? जी नहीं, कैंपस ट्रांसफर नहीं हो सकता। कैंपस ट्रांसफर की सिर्फ एक सूरत है कि जब अगले साल दाखिले हों और यू अपीयर फॉर द एडमिशन ओवर देयर, जहां आप जाना चाहते हैं, और उसका जो उस साल का मेरिट बनता है, यू क्वालिफाई दैट मेरिट, आप वहाँ एडमिशन ले लें। जो आपके जो पेरेंट एडमिशन में जो कुछ आपने पढ़ा है वो साथ ट्रांसफर हो जाएगा, और वैसे ट्रांसफर नहीं होता, बस वो मेरिट पर ही होगा। वो जब 1 साल के बाद जब एडमिशन्स होंगे, यू अप्लाई फॉर दैट कैंपस,
اگر ٹیسٹ ہے تو اپیئر فار دا ٹیسٹ. اگر کوئی بھی ذریعہ ہے میرٹ کا, یو ہیو ٹو میک دا میرٹ. سر محمد احمد کا کوشچن ہے کہ سر سلیکان ویلی جانے کا چانس ہے فاسٹ گریجویٹس کا؟ میرے میں کہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں بیٹھے ہیں. میں پچھلے جون میں گیا تھا, میری کوئی جو ہے نا 50 کو پارٹیاں ہوئی تھی جن لوگوں نے میری کی تھی. اور میں سیٹل گیا تھا, وہاں میرا بیٹا ہوتا ہے, وہ بھی مائکروسافٹ میں ہے, تو اس کے پاس گیا تھا, تو وہاں سینکڑوں کے حساب سے فاسٹین ہیں. سارے بڑے خوش ہوئے اور سب لوگوں نے کھانے شانے, یہ وہ پوری پارٹی تھی. تو اور بڑے بڑے پرومیننٹ جگہوں پر ہے. اس میں بھی ایڈ کرتا چلوں, میں جو ہماری ایلومنائی ایسوسیشن ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں فیصل آباد کیمپس کا. تو جو ہمارے ایلومنائی ہوتے ہیں, جو ہمارے سارے گریجویٹس ہیں, وہ ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں گریجویشن کے بعد. تو میرا کانٹیکٹ نارتھ امریکہ میں جو ہماری ایسوسیشن ہے, جس میں بہت سارے لوگ سلیکان ویلی میں بیسڈ ہیں, فانا کے نام سے کام کرتی ہے, فاسٹ ایلومنائی ایسوسیشن فار نارتھ امریکہ. تو ان کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی ڈاکٹر آفتاب, ڈاکٹر شہزاد بھی تھے, انس خورشید صاحب آئے تھے ہمارے پاس ان سے ملنے, وہ بھی اصاف کا ہی حصہ ہیں. اس کے بعد فانا سے ایک ریپرزینٹیو آئے تھے, ہمارے ٹریجرر ہیں فانا کے, ان سے ملے تھے. تو ہم اس سلسلے میں ہم کولیبریٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمارا پلان ہے کہ جو ہمارے پاس ایف اے پیز بچوں نے اس وقت سلیکٹ کرنے, پیس 17 جو کہ فال سیمسٹر کے اندر سلیکٹ کر رہا ہوگا, تو اس کے اندر ہم کولیبریٹ کر کے جو کہ انڈسٹری میں وہاں پہ نارتھ امریکہ کے اندر پروجیکٹس جن کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ پروجیکٹس ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں فیصل آباد کیمپس میں اس کے اوپر اکٹھا کام کر سکیں. انڈسٹری کولیبریشن پہ ڈاکٹر شہزاد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ابھی بھی کوئی کام کر رہے ہیں پاکستان کی انڈسٹری میں, اور فانا کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا آڈینس کو بتائیے. جی ابھی بالکل ہمارے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے جو پیکیجز ہیں ان کے ساتھ پروجیکٹ چل رہے ہیں. اسی طرح فیصل آباد انڈسٹری کے ساتھ بھی ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, بلکہ جو یہاں پہ فیصل آباد کی ایک سافٹ ویئر سوسائٹی ہے ان کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہے. اور ڈفرینٹ سیمینارز اور جو اسٹارٹ اپ کپس وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے کیمپس میں ہوتے رہتے ہیں. اور جو ابھی فانا کا مویز نے آلریڈی انٹروڈکشن کروایا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا اسٹرانگ الومنائی نیٹ ورک ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے آپ کی پروفیشنل گرومنگ, وہ بھی یہ الومنائی ایسوسیشن کرتی ہے. اس کے علاوہ بلکہ وہ فائنینشلی بھی جو نیڈی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. سو وین ایور وی ریکوائرڈ اینی فائنینشیل اسسٹنس تو ہم ان ایسوسیشن کو کرتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ مائیکروسافٹ میں بھی لوگ ہیں, اور امریکہ کے اندر بھی بہت ساری اچھی آرگنائزیشنز میں بھی ہیں, تو وہ فائنینشلی اپنے جونیئرس کو ساتھ ساتھ سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. سو ہمارے جو انڈسٹری کے ساتھ پروجیکٹ چل رہے ہیں آج کل وہ آئی او ٹی بیسڈ بھی ہیں, اور مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے ساتھ بھی ہیں. سو وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو ڈیولپ آور ٹرسٹ ود دا انڈسٹری, اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید بھی بڑھا رہے ہیں, اور تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ انڈسٹری اورینٹڈ جو ہے وہ پروجیکٹس کو کریں. تھینک یو سر. ڈاکٹر شہزاد ایک اور کوشچن ہے عروش الہی کا, کہ سر بی ایس سائبر سیکیورٹی ہم فیصل آباد کیمپس میں کب آفر کریں گے؟ اچھا, ہمارا جو بیسیکلی آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری بیس جو پروگرامس ہیں ان کو ہم اسٹرانگ کر لیں, تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ڈائیورسٹی لے کے آئیں گے. سو جس طرح آپ ہمارے 4 بیچ جو ہے وہ گریجویٹ ہو چکے تھے بی ایس کمپیوٹر سائنس کے, تو پھر ہم نے کیا کیا کہ بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹارٹ کیا. تو اس لیے 1 سال پہلے جو ہے وہ ہم نے بیسیکلی جب 4 بیچ ہمارے گریجویٹ ہو گئے تھے تو ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرام اسٹارٹ کر لیا. اب اگر ہم 2 سال یا 1 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس جو پروفیشنل تھے پی ایچ ڈی کے اسپیشلائزڈ ایریا میں, تو وہ تھوڑے سے لمیٹڈ تھے, 5 to 6 نمبر تھے. جس طرح ابھی اسٹارٹ میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا, نو وی آر 10+. سو وی آر ڈبلڈ ان پی ایچ ڈیز ان نمبر. اور سملرلی جو ہماری فیکلٹی اسٹرینتھ ہے اگر وہ آپ چیک کریں تو اس ٹائم اراؤنڈ 40 پہ چلی گئی ہے. اور اگر آپ ہماری فیکلٹی کا پروفائل دیکھیں تو all are qualified from well reputed and renowned organization.
اور ہمارا مکس اینڈ میچ ہے اور فورن کوالیفائڈ بھی کافی سارے ہیں, اور اگین جو پاکستانی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں ان سے جو کوالیفائڈ ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں. سو ریگارڈنگ جو کوشچن تھا سائبر سیکورٹی کا, اس ٹائم ہمارے پاس 2 پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز ہیں. ایک کا نیٹ ورک سیکورٹی کے اندر اسپیشلائزیشن ہے اور دوسرے کے اندر پیور سائبر سیکورٹی جو ہے ان کی اسپیشلائزیشن ہے. اینڈ سملرلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اس دفعہ مزید اس سیکورٹی ڈومین کے اندر کچھ پی ایچ ڈی 1-2 اور ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب اس ایریا میں ہمارے پاس 4 to 5 پی ایچ ڈی ہو گئے اور ساتھ ہی ایم ایس کوالیفائڈ فیکلٹی بھی آ گئے, تو انشاءاللہ ہمارے یہ لسٹ میں شامل ہے ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکورٹی, اور انشاءاللہ in the coming years we will also launch these programs. لیکن جنہوں نے اس وقت بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا ہے اور they are interested to do research in cyber security, machine learning, data science, mobile application development, IoT, networks, spatial data analytics, software engineering کے ہمارے پاس اب ڈائیورسٹی آ چکی ہے. ہمارے پاس 2 پی ایچ ڈی سافٹ ویئر انجینئرنگ اسپیشلائز ڈومین کے ہیں, اور سملرلی 3 سے 4 ہمارے پاس ایم ایس کوالیفائڈ جو اسپیشلائز سافٹ ویئر انجینئرز ہیں وہ ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ سائبر سیکورٹی میں یا نیٹ ورک سیکورٹی میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ایف وائی پی ان ڈومینز میں کر سکتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فیکلٹی میں یہ کیپیبلٹیز اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم ان کو ایف وائی پی ان ڈومینز میں کروا سکتے ہیں. تھینک یو سر. بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جو فی کا انکریمنٹ ہوا ہے اس سال, اس پہ ڈاکٹر آفتاب پہلے تو آنسر کر چکے تھے, میں بریفلی بتا دیتا ہوں جو پہلے ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو فی کا انکریمنٹ ہوتا ہے وہ ہر دفعہ جو اوور آل جو انفلیمیشن ہے اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اور جو ابھی کرنٹ ڈیسیجن ہے وہ کرونا وائرس آنے سے, اس پینڈیمک کے آنے سے کافی پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا, لیکن اسٹل اٹ از انڈر ریویو. آپ ہماری ویب سائٹ کے ساتھ اس کو چیک کرتے رہیے. بائی منڈے ایوننگ یو کین ایکسپیکٹ اے رسپانس فرام دا یونیورسٹی. محمد صفی اللہ has a question, sir, what's the procedure for applying for jobs at big companies like Amazon and Google after graduation? صفی اللہ کا 6th semester ہے سر ابھی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ دیں گے, میں جواب دوں. جی سر میں جی یہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں اوپننگ ہوتی ہیں, آپ اپلائی کریں. آپ ایک بات اس میں خاص بات ہے سمجھنے کی, میں باہر کے بہت سے لوگوں سے فورن میں انٹریکشن رہا ہے میرا. ہمارے بچوں کو ایک پرابلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے, ہم کسی شائنس کا شکار ہوتے ہیں. ایکچولی ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں دے آر بریلینٹ, دے کین, ہم نے دیکھا ہے دے آؤٹ پرفارم ایوری ادر نیشن. ہمارا جو مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر وہ چائنیز اور انڈینز کے ساتھ ہوتا ہے, اور عام طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں اگر وہ فوکسڈ ہوں, شرط یہ ہے کہ وہ اگر تو پارٹی کرنے گئے ہوئے ہیں تو پھر الگ بات ہے, لیکن اگر وہ فوکسڈ ہوں, محنت کریں, دے کین آؤٹ پرفارم اینی باڈی. تو آپ ذرا اسٹیڈ فاسٹ ہونا چاہیے آپ کو, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا ٹھیٹ ہونا چاہیے. آپ کو اگر ایک ناکامی ہو جائے تو اس سے بد دل نہ ہو, آپ اسے لرن کریں کہ آپ میں کیا ویکنیس تھی, آپ نے کیا, آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ صحیح دے رہے ہیں یا بونگی مار رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو انالیسس کریں اور ریکور کریں اس سے. 2 4 5 انٹرویو, اپلیکیشن پروسیسز, اور اس سے آپ گزریں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. پھر تو آپ وہ, ویسے مزے کی بات ہے, میں ایک فضول سی بات کرنے لگا ہوں. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو یہاں بہت سی اکیڈمیاں کھلی ہیں جو لوگوں کو CSS کی تیاری کراتے ہیں, تو بہت ساری ادھر میرے گھر کے قریب G10-1 میں نا. تو میں نے پوچھا یہاں پڑھاتا کون ہے, کہتا ہے وہ سارے پڑھاتے ہیں جو 3 دفعہ امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں CSS میں, لیکن انہوں نے اتنا پڑھا ہوا ہے کہ اب وہ سارے ادھر پڑھانے آتے ہیں. تو جو لوگوں نے پہلے ٹرائی کیا ہو اور وہ کامیاب نہ, ان سے تھوڑی گائیڈنس لیں, اور فانا والوں کو لکھیں, فانا کا ہمارے ہاں کانٹیکٹ ہے, ان کو لکھیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے.
बल्कि उनके वेबिनार आते हैं, उनका जिक्र नहीं हुआ। एक वेबिनार ये इस हफ्ते में 3 वेबिनार हुए हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं कि जो कैरियर पाथ्स हैं वो क्या हैं। वो रेगुलरली जो ऑलरेडी फास्ट के अंदर मौजूद हैं उनको चाहिए कि वेबिनार जो हैं वो अटेंड करें, और वो इन्हीं बातों के लिए होते हैं कि आपको दरवाजे खोलने कैसे आने चाहिए हाईटेक के और इंडस्ट्री के। जी सर, थैंक यू इसमें मैं सर। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि फाना है, एंड सिमिलरली हम जो हमारे अलमनाए हैं दूसरे कैंपसेस के लाइक लाहौर और इस्लामाबाद, हम उनको भी इनवाइट करते हैं और वो भी इस तरह के सेमिनार कंडक्ट करके फिजिकली कैंपस पे आप लोगों को गाइड करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम गूगल के टीम लेड अब्दुल हादी जो हैं वो हमारे कैंपस में आए थे और बच्चों ने यही क्वेश्चन किया था कि जी हमने भी आपकी तरह अगर गूगल को ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने ज्वाइन किया और किस प्रोसेस से गुजरे। सिमिलरली अब तो ऑनलाइन वेबिनार काफ़ी सारे हो गए हैं और ये फाना उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कहने का मकसद ये है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारे जितने भी अलमनाए हैं, बेशक दूसरे हमारे जो पुराने कैंपसेस हैं उनसे ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर आफ्ताब साहब का जो है वो फाउंडर डायरेक्टर थे वहाँ पे भी, तो इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम उन्होंने डायरेक्टरशिप की और वहाँ पे टाइम गुजारा है। तो इनके जो स्टूडेंट थे, जो ग्रेजुएट थे, वो सारे एक कनेक्शन बना हुआ है। तो ये जब भी पाकिस्तान आते हैं उनको इनवाइट करते रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के सेमिनार और सारी चीज़ें करते रहते हैं। और बाकी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि डेफिनेटली इफ़ यू हैव ड्रीम्स और उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको जो है वो फिर अपनी एफर्ट करनी है और रास्ते निकालने हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और कि जैसा ये आज ये ऑनलाइन हमारा सेशन है, हमने टोटल जो प्लान किए हुए हैं इस एडमिशन कैंपेन में वो 10 से 15 के दरमियान सेशंस हैं। उनमें 1 या 2 सेशंस ऐसे होंगे जिनमें हम जो लोग हमारे ग्रेजुएट्स यूएस में काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम ऑनलाइन लेंगे, वो अपनी बात बताएंगे और वो आपके सवालों के जवाब देंगे लाइव। और हम उनको इंशाल्लाह उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं टाइम वगैरह का। इस वक्त फर्ज किया 9 बजे हैं तो वहां पर सुबह के 9 बजे होंगे कैलिफोर्निया में या सियाटल में, मॉर्निंग के 9 होंगे। तो वो हम उनसे रब्ता करेंगे और इसी तरह लाइव शो में वो आपसे बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इसमें मैं भी ऐड करता चलूँ कि जो फाना का भी नेटवर्क है वो पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएसए में काफ़ी हद तक जो रेफरेंसेस बेस के ऊपर जॉब्स भी मिलती हैं। वो इस तरह से होता है कि आप सिर्फ एक कंपनी में काम करें तो आप रेफ़र करते हैं कि जब आपको उनको एक नई रिसोर्स चाहिए होती है तो वो आप इंडोर्स कर रहे होते हैं कि ये रिसोर्स हमारे पास एक यूज़फुल रिसोर्स है, इसको हम यहाँ पे हायर कर सकते हैं। तो जो फास्ट के ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो फास्ट के 6th सेमेस्टर के अंदर या फिर 8th सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो इस जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर एक्टिव रहें। वेबिनार्स हमारे देखें, जो फाना के वेबिनार्स आ रहे हैं, जो लोकल्स हमारे एलुमनाई के वेबिनार्स हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड डोंट लेट दोज अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। और अक्सर ऐसा समझा जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गूगल और अमेज़ॉन इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसके अंदर जॉब लेना जुए शीर लाना जैसा समझा जाता है कि जी बहुत मुश्किल काम है। असल में होता ये है कि बहुत सारे लोग उसके अंदर अप्लाई नहीं करते हैं। वो डाइवर्स टीम्स चाहते हैं अपने पास रखने के लिए। वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग चाहते हैं कि वो उनकी टीम में आए, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एक डाइवर्स टीम जो उनसे है एक बेहतर सोल्यूशन निकाल सकती है किसी भी प्रॉब्लम के, क्योंकि हर किसी की सोचने का जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें और अपने सीनियर से गाइडेंस लें, गूगल से गाइडेंस लें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकती हैं उसके अंदर। बस डॉक्टर उसमें शहजाद, कुछ शर्तें हैं जी, एक छोटी सी शर्त मैं बयान कर दूं, वो ये है कि वहाँ जॉब करने के लिए जो हाईटेक इंडस्ट्री है, जायंट्स जो हैं वो रियल काम करते हैं। वो आपका टर्म प्रोजेक्ट या सेमेस्टर प्रोजेक्ट नहीं करते, वो असली काम करते हैं। वहाँ असली काम के करने के लिए, वहाँ एंटर होने के लिए आपको यहाँ जब आपकी स्टडीज हैं आपको बहुत फोकस होके अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, अपने आप को ग्रूम करना, डेवलप करना है।
अपने आप को उनके मयार पे लेके आना है तो फिर आपके लिए एंट्री के रास्ते खुल जाएंगे, फिर मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो ड्रीम रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ आप सीरियस होकर आप स्टडीज़ में हिस्सा लें। जी थैंक यू सर। सर एक अनोखा सा सवाल है, नाम भी अनोखा भट्टी है। वो क्वेश्चन डॉक्टर सजाद आपसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि सिर्फ 1 या 2 PhDs हैं, तो आप प्लीज़ PhDs बता दें कि हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कितने इस टाइम पे एंगेज्ड हैं। सॉरी, PhDs का क्या कहा है आपने? सर कितने PhDs एंगेज्ड हैं एंगेज कंप्यूटर साइंस में? आए कितने कंप्यूटर साइंस में? सर हमारे टीचर्स कितने हैं जो PhDs हैं, इस क्वालिफिकेशन उनकी? टाइम हमारे पास 11 PhDs हैं कंप्यूटर साइंस में, और अगेन अगर आप वेबसाइट देखें तो हर एक का प्रोफाइल भी आ रहा है और उनकी कंप्लीट डिटेल भी आ रही है और उनके रिसर्च एरियाज और इंटरेस्ट भी वहाँ पे दिए हैं। और हमने नए लोग और भी सिलेक्ट किए हैं जिनको हम ऑफर दे रहे हैं कि वो अभी इस सेमेस्टर के शुरू में ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, 3 और लोग हैं, इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू ज्वाइन। थैंक यू सर। अक्सा गनी का क्वेश्चन है कि MSCS की क्लासेस रेगुलर होंगी या फिर वीकली, शायद वीकेंड का पूछना चाह रही हूँ। नहीं, बेसिकली रेगुलर हमारा जो प्रोग्राम है MS कंप्यूटर साइंस का, ये रेगुलर ही है। और जिस तरह के इन्होंने 9 क्रेडिट आवर्स लेने होते हैं, तो 3 कोर्सेज इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में लेने होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि इनके जो डेज हैं वो कंबाइन को 3 कर दिया जाए, पूरे वीक में इनका टाइम टेबल स्प्लिट ना किया जाए। सो लेट्स सी, आप कह सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी इन तीनों दिनों में से हम कोशिश करते हैं कि इनका टाइम टेबल स्प्लिट कर दिया जाए ताकि इनको पूरे वीक में जो है वो कैंपस ना आना पड़े। एक छोटी सी एडिशन, HEC में ये बात इस वक्त डिस्कस हो रही है, बल्कि ऑलमोस्ट डिसीजन हो गया है कि PhD के लिए और ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो वीकेंड प्रोग्राम्स है HEC उन पर पाबंदी लगा रहा है। तो ये रेगुलर डेज में होंगे और रेगुलर हमारा रेगुलर MS है, ये कोई पार्ट टाइम या कोई वीकेंड प्रोग्राम नहीं। थैंक यू सर। डॉक्टर आफ्ताब आपसे क्वेश्चन है, SN मुराद पूछ रहे हैं कि इज फास्ट अ यूनिवर्सिटी? फास्ट जो है ये लफ्ज बनता है फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फास्ट इज अ फाउंडेशन विच इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन विच इज नॉट ओन्ड बाय एनी फैमिली और एनी इंडिविजुअल। पूरा पाकिस्तान इसका मालिक है, इसकी कोई खानदान या कोई इंडस्ट्री या ग्रुप इंडस्ट्रियल कोई इसका मालिक है, हम सब आप इसके मालिक हैं। तो ये ट्रू सेंस में एक चैरिटी फाउंडेशन है। जिन्होंने बनाया था वो सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके, उनमें से कोई जिंदा नहीं है। और ये 1980 में बना था, आज 40 साल हो गए उस बात को। और जिस नेक नीति से बना था आज तक 40 साल तक ये सरवाइव कर रहा है। उस जमाने में एक नेक आदमी ने इसको चलाने के लिए, शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिया दिया था, और अल्लाह ने उस 10 करोड़ को इतना रौनक लगाई है, इतने भाग लगाए हैं कि आज अल्लाह के एहसान से हमारे 5 कैंपस हैं, अपनी ज़मीनों पर हैं, अपनी बिल्डिंगों पर हैं। तकरीबन हमारे पास जो हैं वो 1000 के करीब मुलाजम हैं और 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ते हैं। और हमारे जो ग्रेजुएट अब तक फास से हुए हैं वो तकरीबन 22-23 हज़ार लोग ग्रेजुएट हुए। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद उन लोगों ने रखी है जो कि हमारे ग्रेजुएट रहे हैं और जो हमारे से ग्रेजुएट, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र भी है और शुक्र भी है। जो फास्ट ने पहले इंस्टीट्यूट बनाए थे, फास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पहला कराची में बना, फिर लाहौर में, फिर इस्लामाबाद में। फिर सन 2000 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने हमें चार्टर दिया एज अ यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास फेडरल चार्टर है, उसके तहत हम पूरे पाकिस्तान में जिस शहर में जहाँ चाहें हम कैंपस बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। और उसमें जो है जब वो चार्टर हमें मिला है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है। तो जो फास्ट है वो इसका पेरेंट फाउंडेशन है।
लेकिन जनरली लोग हमें फास्टियन के नाम से जानते हैं। जी थैंक यू सर। बिलाल अकरम का क्वेश्चन है कि सर डज जीपीए मैटर फॉर अ गुड जॉब? यस एंड नो। जो इब्तदाई पहला आपने दरवाजे खुलवाने हैं शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर, यस वहां पे मैटर करता है। मिसाल के तौर पर आपने स्कॉलरशिप इंटरनेशनल अप्लाई करने हैं तो आपका सीजीपीए 3 से ऊपर होगा तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। बाज़ औक़ात जो टॉप रेटेड कंपनीज हैं वो इस पे लाइन लगा देती हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सी अब जो कंपनीज हैं वो टेस्ट लेती हैं आकर। हमारे यहाँ भी हाल में टेस्ट होता है जब रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं ड्राइव के लिए, तो उस टेस्ट की बेस पर ऑनलाइन भी टेस्ट ले लेते हैं, वो अपने यहाँ भी बुला लेते हैं कि वहाँ भी टेस्ट ले लेते हैं। तो वो जब वो टेस्टिंग होती है तो वो फिर सीजीपीए थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो लेकिन जब आपको 2 साल अपना कैरियर में हो जाते हैं तो फिर उसके बाद को खास मैटर नहीं करता। उसके बाद फिर वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है, जो भी आपका जो किया हुआ जॉब होता है फिर उसके बाद। लेकिन शुरू में यस इट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि फास्ट का जब भी नाम लिया जाता है तो कंप्यूटर साइंस का नाम उसके साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि जो हमारा इनिशियल प्रोग्राम था हमने कंप्यूटर साइंस पाकिस्तान में लॉन्च किया था, लेकिन अब हम बाकी डिपार्टमेंट्स भी, हम बाकी डिग्रीज भी करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं फैसलाबाद में, हमारे पास मैनेजमेंट का स्कूल है। तो क्या फास्ट के बाकी प्रोग्राम्स भी उतने अच्छे हैं या फिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चों को आना चाहिए? देखें जी, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेज बना है वो देखें, उस पे वीडियोस पड़ी हैं, देखें कि वहाँ क्या कुछ है। इतनी लैब्स हैं इस वक्त फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम कोई यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट जो है उससे ज़्यादा लैब्स हैं। हमारे पास 16 लैब्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वो ये है कि उसमें और भरपूर किस्म की फैकल्टी है। यानी मैंने आज सुबह ही देखी, वहाँ उन्होंने अपनी लैब्स में काम करते हुए बच्चों की और लैब्स की एक वीडियो बनाई है। तो बेहतरीन किस्म का वो सारा प्रोग्राम है। और वहाँ पर भी जो है उनके पास 6 PhDs हैं और उसके अलावा भी बाकी सारे MS वगैरह फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं। और हमारा बाय द वे ये जिक्र नहीं कहीं हुआ कि हमारे तकरीबन 12-13 हमारे फैकल्टी मेंबर इस वक्त PhD करने गए हुए हैं जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं और इंशाल्लाह वो वापस आने वाले हैं कई उनमें से। तो वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जो है को 7-8 लोग PhD करने गए हुए हैं बाहर दूसरे मुल्कों में। तो इंशाल्लाह वो बड़ा भरपूर है। जो हमारा बिजनेस स्कूल है उसमें भी BBA की डिग्री है और MBA का प्रोग्राम है और वहाँ भी भरपूर किस्म का काम रिसर्च का भी होता है। और दूसरा, अब तो वैसे एक बात है मैं आपको बताऊं, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का आम जरा गुलगुला हुआ है ना, उसका एक फायदा हुआ है कि हमारे जो दूसरे कैंपसेस में जो रिसोर्सेज हैं, अब वो हमारे जो जरा रिलेटिवली थोड़ा हम साइड पे लोकेटेड हमारा कैंपस है, वो सारी चीजें अब हमें ऑनलाइन, अब झिझक नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हमारे लेट से इस्लामाबाद कैंपस में लेक्चर दे रहा है, वो कैन इजीली टेलीकास्ट इट इन आवर कैंपस। तो वो जो रिसोर्सेज का था मसला, वो भी पहले से बहुत बेहतर सूरत हाल है। इवन इंटरनेशनल टॉक्स हैं वो भी करते हैं और इंडस्ट्री के लोगों की टॉक्स है वो भी देते हैं। और चैम्बर के साथ भी फैसलाबाद में हमारा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। बहरहाल बाकी भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं। CS की जो बुनियादी वजह ये ही है कि शुरू में जो, अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो अंडर ग्रेजुएट जो पहला प्रोग्राम था कंप्यूटर साइंस का, वो फास्ट में शुरू किया था। 1985 की बात है, आज से 35 साल पहले कराची में शुरू हुआ था। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज BCS, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिर वो रेप्लिकेट हुआ लाहौर में, फिर वो रेप्लिकेट हुआ इस्लामाबाद में। और उस वक्त डिग्री जो कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर देती थी हमारे, बाद में हमें खुद चार्टर मिल गया था। अब हमने फिर वो 4 साल, वो पहला 3 साल का प्रोग्राम था, फिर हमने 4 साल में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो चूंकि 85 से हम वो चलते रहे ऑलमोस्ट, हमने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला डिपार्टमेंट है 2002 में उसको लॉन्च किया था, बल्कि 3 में लॉन्च किया था, लेकिन 2003 से पहले आप देखें ना 18 साल हम कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते रहे, इसलिए हमारी शोहरत उसमें हो गई। जी थैंक यू सर। डॉक्टर शहजाद, एक क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के जहन में है, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि कंप्यूटर साइंस और बीएस कंप्यूटर साइंस और जो हमारा बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन दोनों डिग्री प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस है वो थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है वो डील कर रहा होता है, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज की जो बिल्डिंग बन रहे होते हैं, जो उसका डिज़ाइन है इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, सो वो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। अगर मैं एक सिंपल मिसाल लूँ कि जिस तरह एक आपने घर बनाना है, और घर बनाने के लिए आपके पास टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं, जो उनको डिज़ाइन कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, वो टीम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ना बनाया जाए, तो शायद वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा वो इतना कारआमद नहीं होगा। सो कीपिंग इन व्यू, हम जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें वो जो सारे प्रिंसिपल्स हैं और स्पेशलाइज्ड मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में अपना रोल प्ले करते हैं, और उनको हम उसमें पढ़ाते हैं। तो बाकी डॉक्टर आफ्ताब साहब जो है, वो क्योंकि उनका मेन एरिया भी है, वो इसको ज़्यादा डिटेल से आपको बताएं। जी जी, इसमें ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एक मदर साइंस है, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जिनकी बेस पर ये सारी कंप्यूटर साइंस पैदा हुई है, जो इमर्ज हुई है, उसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं, उसके अंदर मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो उसकी वजाहत करती है। जब हम इंजीनियरिंग कहते हैं तो इंजीनियरिंग के लिहाज से कोई भी इंजीनियरिंग है, अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इनकी मदर साइंस फिजिक्स है। तो फिजिक्स जो है उसके ये सारे बच्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, या और भी जिस तरह के इंजीनियरिंग। लेकिन अब वो हाउ दे आर डिफरेंट, कि इंजीनियरिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ असूल वजह किए हैं, जिसमें आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, और उसके जब सोल्यूशन डेवलप करने होते हैं उसके लिए कुछ कोई स्किल्स हैं, कोई पर्टिकुलर मेथडोलॉजीज हैं जो कि इंजीनियरिंग डोमेन से आई है। तो कंप्यूटर साइंस की जो मदर साइंस है उसके नॉलेज को जब हम मिलाते हैं जो इंजीनियरिंग डोमेन का नॉलेज है, तो उससे हम कहते हैं कि ये अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बन गया है, वही इंजीनियरिंग का काम, तो उसकी बजाय वो एक सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करने का, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पर मबनी वो तरीक़ेकार से वो करते हैं। अगर आप देखें तो जो कोर्स के कंटेंट के लिहाज से है, इनमें ऑलमोस्ट 80% सिमिलर कॉन्टेक्ट जो है वो कंटेंट है, जो है वो आप समझे 15 से 20% जो है वो डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो उधर कुछ कोर्सेज नहीं पढ़ाए जाते और वो दूसरे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो कि ज़्यादा इंजीनियरिंग डोमेन से मुतल्लिक है। जी थैंक यू सर। दोनों की जॉब मार्केट, एक बात, दोनों डिग्रीज की जॉब मार्केट ऑलमोस्ट सेम है। ओके सर, आपने स्कोप भी बता दिया। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी विल बी टेकिंग ऑन अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चन, देन वी विल बी एंडिंग द सेशन। सलमान कामरान का क्वेश्चन है, डॉक्टर शहजाद वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज से BScs किया है और उनका ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो क्या अब उनको MScs में एडमिशन लेना चाहिए? एक्चुअली जो बेसिकली हमारे पास जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद 2 ट्रैक आ रहे होते हैं। एक ट्रैक आ रहा होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, और एक ट्रैक आ रहा होता है रिसर्च का। अगर फॉर एग्जांपल उनका ऐप डेवलपमेंट के अंदर फर्दर रिसर्च का प्रोग्राम है, दे वुड लाइक टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स, और कोई अपने टारगेट्स लेके उस पर रिसर्च करके न्यू एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली ही शुड टेक एडमिशन इन MS कंप्यूटर साइंस। अगर उनका है कि सिर्फ ऐप डेवलपमेंट ही करनी है, जो पहले सीखा है उसी को रीयूटिलाइज करना है, तो शायद आई थिंक कि फिर इतना वो बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन उस डोमेन के अंदर रहते हुए वो रिसर्च करना चाहते हैं कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करके लोगों को नई टेक्निक्स देना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली ही मस्ट स्टार्ट MS कंप्यूटर साइंस।
सर एक और साथी क्वेश्चन पूछे थे, क्या MSCS में हम नेटवर्क्स में स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं? जी, मैंने जिस तरह पहले बताया कि बेशक जो एडमिन है दे कैन शेयर आवर PhD फैकल्टी मेंबर प्रोफाइल। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क के अंदर जो है वो तकरीबन 3 से 4 PhD फैकल्टी मेंबर हैं जिनका स्पेशलाइज्ड एरिया ही कंप्यूटर नेटवर्क्स, एडहॉक नेटवर्क्स और मोबाइल नेटवर्क्स और इसी तरह नेटवर्क की सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी और इसी से रेलेवेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह he can take admission in computer science और उसमें कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क्स में रिसर्च की उनको जो है वो दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड करूं जी इसमें। जी ऐसा है कि हमारा MS प्रोग्राम है उसके अंदर 4 अदद कोर कोर्सेज होते हैं और 4 इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। तो जो कोर कोर्सेज हैं वो तो आपको बहरहाल करने होते हैं और जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका नेटवर्क्स में शौक है तो आप नेटवर्क्स वाले ज़्यादा कोर्स उठा लें, 4 में से 2-3 वो कर लें तो आपको उस एरिया में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कोई बंदा AI में या वो न्यूरल नेटवर्क्स उस तरफ जाना चाहता है तो उस तरह के कोर्सेज उठा ले। तो वो जो है स्पेस मौजूद है, स्लॉट्स आर देयर और उसमें थोड़ी सी बाज़ कंस्ट्रेंट्स होती है कि फैकल्टी की अवेलेबिलिटी, लेकिन नेटवर्क के एरिया में तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास एम्पल फैकल्टी मौजूद है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि हम जब कोर्स ऑफरिंग करते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि हम जो है आप अपनी चॉइस से कोर्सेज ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जब कोर्स ऑफरिंग कर रहे होते हैं तो फैकल्टी से पूछते हैं कि अपनी डोमेन का वो कौन सा कोर्स ऑफर करना चाहते हैं और फिर बच्चे अपनी चॉइसेस सबमिट करवाते हैं कि वो कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। फिर बच्चों की चॉइसेस को मद्देनजर रखते हुए हम वो कोर्सेज ऑफर कर देते हैं। हम इसमें ये नहीं है कि डिपार्टमेंट एक लिस्ट लगा देता है कि नहीं जी इस दफ़ा ये सिर्फ 3 कोर्सेज ऑफर होंगे और आपने यही पढ़ने हैं। ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। हम बच्चों की चॉइसेस को मद्देनजर रखते हुए कोर्स ऑफर करते हैं। थैंक यू सर। हनान खान का क्वेश्चन है कि HEC रैंकिंग में फास्ट क्यों नहीं है? तो हनान आप शायद फास्ट ढूंढ रहे होंगे। आप अगर जाके देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर एंड इमेजिंग साइंसेज के नाम से आप हमारे HEC के पेज पे हमारी रैंकिंग देख सकते हैं। वी आर रैंक नंबर 2 इन द IT कैटेगरी और टीचिंग क्वालिटी में वी आर ऑन द नंबर 1। तो आप नेशनल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर एंड इमेजिंग साइंसेज देखें तो वहाँ पे आपको फास्ट का नाम मिल जाएगा, आगे ब्रैकेट में आपको फास्ट मिलेगा। ओके सर, ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है सारी पढ़ाई से रिलेटेड हुई है बच्चों की। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों की कैंपस लाइफ किस तरह की है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कोई इवेंट्स होते हैं, बच्चे किसी जगह पे लीडरशिप पोजीशन के ऊपर कहीं पे काम करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जो कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश कर सकें। जी ऐसा है कि हमारे यहाँ तकरीबन 20+ जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और क्लब्स हैं जिनमें के स्टूडेंट्स शामिल होकर मेंबरशिप लेकर अपनी एक्टिविटीज़ वो सोसाइटीज़ जो हैं जैसे डिबेटिंग सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी है, सिम्फोनिक्स है जो म्यूज़िक में है, कोई जिसको मूवीज़ खुद हेड करते हैं जो कि ऐप डेवलपमेंट की डिज़ाइन की वो है। तो ये जो मुख्तलिफ जो हैं वो सोसाइटीज़ और क्लब्स बनी हुई हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स की हमारे पास कोई 10-15 मुख्तलिफ क्लब्स हैं जिसमें फुटसाल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारी चीज़ें हैं, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। तो इसकी बेस पर वो भरपूर चूँकि एक माहौल है तो उसमें सब लोग अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक हिस्सा लेते हैं। और जो स्पोर्ट्स हैं और जो दूसरी जो क्रिएटिव जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें वो शायद उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ग्रूम होती है। और इसी तरह से हमारे कुछ एनुअल इवेंट्स भी हैं जो बड़े इवेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ दायरा के नाम से एक बड़ा इवेंट होता है जो कि पूरे पाकिस्तान से, कोयटा से लेकर पेशावर और कराची तक से लोग आते हैं। बड़ी उसमें गैदरिंग होती है और क्वाइट 4-5 डजन जो है वो इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के। 2-3 दिन का ये प्रोग्राम होता है
اور اسی طرح سے چھوٹے پروگرام بھی ہوتے، لیکن وہ دائرہ ایک بڑا پروگرام ہے، تو وہ بھی ہر سال ہوتا ہے۔ اس دفعہ پلان تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے ہمیں پھر وہ پوسٹ پون کرنا پڑا ہے، اب شاید ہم فال میں کر پائیں۔ تو اس کے علاوہ جو پروفیشنل ٹریننگز ہیں اس میں تو ہم انڈسٹری کے لوگوں کے سیمینارز رکھتے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے، دو طرح کے لوگ اس میں آتے ہیں، یا تو ہمارے الومنائی آتے ہیں یہاں کے یا دوسرے کیمپسز کے، یا اس میں ہم انڈسٹری کے جو سی ای او لیول کے لوگ ہیں، کیونکہ جو پاشا ہے یا جو ہمارے آئی ٹرپل ای ہے، میں خود آئی ٹرپل ای کا سینئر ممبر ہوں، اور میں آئی ٹرپل ای اسلام آباد چیپٹر کا چیئرمین بھی رہا ہوں 3 سال۔ تو یہ ساری جو کنیکٹیوٹی ہے ان کی بیس پر ہم لوگوں کو لاتے رہتے ہیں کیمپس میں، وہ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایریا ہے خاص طور پہ یہ فیصل آباد، اس میں سب سیکشن بنا ہے، ہمارے جو الیکٹریکل کے ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر غفران صاحب، وہ خود اس کے ہیڈ ہیں، اور کافی ایکٹیویٹیز آئی ٹرپل ای کے تحت بھی ہوتی ہیں جو کہ پروفیشنل ٹریننگ اور کنیکٹیوٹی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کمپٹیشن ہر ڈومین میں ہوتے ہیں، یہ جتنے ہمارے تینوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں، بزنس کا اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا اور کمپیوٹر سائنس کا، اور اس سب میں جو ہے وہ کمپٹیشن ہر ڈومین کے ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور اس میں درجنوں جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے لوگ آتے ہیں، تو دے ہیلپ اے لاٹ، لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے۔ اور سب سے جو مشکل زندگی میں کام ہے وہ گریسفلی ہارنا اور گریسفلی جیتنا ہوتا ہے، تو یہ ہارنے جیتنے کا جو حوصلہ ہے وہ انہی چیزوں سے آتا ہے، تو ہم اس میں کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مطلب کہ وی آر پریٹی جنرس آن دیٹ ٹرم۔ تھینک یو سر۔ اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا ان ٹرمز آف امپاورنگ آور اسٹوڈنٹس، جو ہماری ایف کیپ سوسائٹی ہے، اس میں جو ہماری ویب ڈیولپمنٹ ٹیم ہے انہوں نے ہماری کیمپس کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، وی بلیو ان امپاورنگ آور اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ ویب سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری کیمپس کے، وہ cft.nu.edu.pk ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بچے جو میڈیا سے لے کر باقی جتنے بھی پریپریشن ہوتی ہیں ایونٹس کی ہوتی ہیں، دائرہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑا بریف کر دیا تھا، ایک کویشچن بھی بیچ میں آیا تھا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ایونٹ کا پارٹ بنتے ہیں، اور ٹیکنیکل سے لے کر اسپورٹس سے لے کر آرٹس تک ہر چیز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہے۔ آئی گیس اٹ از، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ہمارا تقریباً پورا ہو چکا ہوا ہے۔ دیر از جسٹ ون لٹل تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن، آئی لائک ٹو سے کہ اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت سارے سیشنز ہوں گے۔ ڈاکٹر آفتاب نے جس سے پہلے سے بتایا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی آج ہمارے ساتھ کمپیوٹر سائنس کی طرف سے ڈاکٹر شہزاد موجود تھے۔ اس کے علاوہ باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے لائیو سیشنز ہوں گے، ہم اس کی اناؤنسمنٹ اپنے پیج پہ کریں گے، اس کی ڈیٹ اور ٹائمنگ، اور ہمارے الومنائی کے ساتھ بھی سیشن ہوں گے جس کے اندر ہم کیریئر کاؤنسلنگ پہ بھی بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹائم میں، اس پینڈیمک کے ٹائم پہ ہم گھر بیٹھے ہوئے کیسے پروڈکٹیو رہ سکتے ہیں، کیسے ہم نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ساتھ رکھتے ہوئے، اس کو ہیلدی رکھتے ہوئے ہم اپنی ایجوکیشن پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں۔ اوکے، کنکلوڈنگ آن دس ڈاکٹر شہزاد اینڈ ڈاکٹر آفتاب، if you have any concluding notes for the session. تھینک یو ویری مچ آل آف یو۔ اور جس طرح آلریڈی مویز نے بتایا کہ آپ کی جو بھی کمنٹس ہیں، سجیشن ہے، وہ آپ فیس بک پیج جو ہمارا آفیشیل ہے اس پہ دیتے رہیں، انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ آپ کو جلد از جلد اس پہ رسپانس کرتے رہیں۔ اور سملرلی اگر آپ کی کوئی کیوری ہے آپ ہمیں ای میل ڈراپ کریں، تو ہم اس کو جو ہے وہ آپ کو جلد از جلد دیتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ہم ویکلی یا جو بھی ایک پلان ہوگا اس کے تحت اگین آپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے۔ آپ کے مائنڈ میں اور بھی جو کویشچن آتے رہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں، تو انشاءاللہ وی ول ریسپانس یور کویشچن اینڈ ود دیز ورڈس، اینڈ آئی پرے فار آل آف یو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ آفت آئی ہے ہمارے اوپر، اس سے ہمیں جلد سے جلد نجات دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو جو ہے جنت میں اللہ مقام دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ۔ اچھا، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کی اطلاع کہ ہمارا کیمپس کھلا ہے، اگر آپ یا آپ کے والدین کیمپس کو وزٹ کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔
जो तो कोविड का जो क्वारंटीन बना वो काफ़ी कोई आधा फरलांग दूर और पीछे के कोने में है। जो हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो फ्रंट पे हैं, देर से उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। हमारी टीम रेगुलरली वहाँ मौजूद होती है। अगर आप में से कोई, आपके वालिदैन किसी वक्त कैंपस को विज़िट करना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। आप आकर देख सकते हैं कैंपस को, फिज़िकल फैसिलिटीज़ को देखें। को क्वेरीज हों वहाँ भी हमारे लोग बैठे होते हैं, अगर कोई इशू हो तो वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आखिर में दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अच्छी ज़िंदगी दे और अच्छा जो है रिवार्डिंग करियर हो, और अल्लाह आपको इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए। इस दुनिया में वो काम करने की तौफीक दे जो आपके लिए अगली दुनिया में भी कामयाबी का बायस बने, और आप अल्लाह ताला की उस सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएं जिसको अल्लाह ने जन्नत में आबाद करना है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। Thank you so much, sir. In the end, I'd like to thank Dr. Aftab and Dr. Siraj for being with us, handling all the queries. I would like to thank the audience. अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिएगा, आपकी क्यूरीज को वहाँ पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे कि डॉक्टर आफ्ताब ने मेंशन किया, आप कैंपस विजिट कर सकते हैं, आप कैंपस की फैसिलिटी देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। नेसेसरी प्रिकॉशंस के साथ आपको कैंपस की जो से ये बिल्डिंग है वो विजिट कराई जाएगी। और जो क्वारंटीन सेंटर है वो एक्सपेक्टेड है कि जो है आने वाले टाइम में वो शायद ख़त्म हो जाए, और दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट बिल्डिंग, ना कि वो सिर्फ फासले पे है, वो एक बिल्डिंग भी कम्प्लीटली सेपरेट है। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, यू कैन विजिट द कैंपस। आवर फोन लाइन्स आर एक्टिव, आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के केस में। हमारा ईमेल भी एक्टिव है, दैट इज़ admissions.cft@nu.edu.pk. You can email us your queries there. You can inbox us at our Facebook page. You'll be responded promptly. At the end, I'd just like to say that stay home and stay safe, and अपना सारा जितना भी कोई queries हैं तो कोशिश करें कि ऑनलाइन उनको सॉल्व करवा लें। Thank you so much for being with us. Allah Hafiz. अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।